नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बूढ़ी दादी माँ पर हुए अत्याचार को देखकर विदेश से लौटी पोती ने सिखाया माता पिता को ऐसा सबक कि उनके होश ठिकाने आवे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। महावीर जी उत्तर प्रदेश के एक गांव के रहने वाले थे। महावीर जी एक सरकारी शिक्षक थे। महावीर जी और सुखवती जी के एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम कमला था। महावीर जी सीधे साधे, दयालु एवं सज्जन व्यक्ति थे। सुखवती जी उन्हें हमेशा ताने मारती रहती थीं। घर में कोई भी काम खराब हो जाता तो उसका सारा दोष अपने पति पर डाल देती, क्योंकि वह अपने बेटे, बहू और पोती को अत्यधिक प्रेम करते थे। प्रेम तो महावीर जी भी सबसे करते थे, खासकर अपनी पत्नी सुखवती जी से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन कभी जता नहीं पाए, इसलिए उनकी हर बात चुपचाप सुन लिया करते थे। परंतु जब से महावीर जी रिटायर हुए थे, घर में रहने लगे थे, तब से सुखवती जी उन्हें बात बार पर टोका करती। धीरे धीरे उनका मन विचलित होने लगा और खुद को दोषी समझने लगे। महावीर जी अपनी पोती कोमल से अत्यधिक प्रेम करते थे। कोमल को कनाडा में जॉब मिल गई थी और उसे गए हुए भी 4 महीने बीत चुके थे। जब तक उनकी पोती कोमल घर पर थी, तब तक महावीर जी का मन घर में लगा रहता था। परंतु जब से कोमल कनाडा चली गई, महावीर जी का घर में दिल नहीं लगता। अब उन्हें घर काटने को दौड़ता। ऊपर से सुखवती जी उनसे झगड़ती रहती थी। एक दिन महावीर जी एक पत्र लिखकर रात के अंधेरे में घर छोड़कर चले गए। सुबह जब सुखवती जी ने देखा तो उन्हें मेज पर एक पत्र, मोबाइल, एटीएम कार्ड रखा हुआ मिला। सुखवती जी पत्र उठाकर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा है, सुखवती जी, मैं यह घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। सुखवती, मैं तुमसे और अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करता हूँ, परंतु मैं यह कभी जता नहीं पाया। तुमने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। मैंने इस घर के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। न जीवन में पहले कभी कोई गलत काम किया। सीधे काम पर जाता था, पूरे दिन काम करता था और अपने घर लौट आता था, और जो भी कमाता था वह तुम्हारे हाथ में लाकर रख देता। फिर भी तुम मुझे हर काम के लिए दोषी समझती थी, जिसे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैं यह घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं अपना एटीएम कार्ड, मोबाइल यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। हर महीने जो मेरी पेंशन आती है, उससे एटीएम कार्ड से तुम निकाल लिया करना। मेरे जाने के बाद भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम और बच्चे हमेशा खुश रहो। पेंशन की रकम तुम्हें हर महीने मिलती रहेगी। इसलिए मैं जब तक जीवित रहूंगा ऑफिस में जाकर साइन करता रहूंगा। अगर पेंशन आनी बंद हो जाए तो समझ लेना अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। आपका अभागा पति। महावीर जी का पत्र पढ़ते हुए सुखवती जी के होश उड़ गए और जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महावीर जी उनकी बातों का दिल से लगा लेते हैं। वो तो अपने बेटे और बहू को बचाने के लिए सारा दोष उन पर लगा देती थी। महावीर जी के जाने के बाद उनके बेटे ने मोबाइल और एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया। सुखवती जी अपने पति के जाने के सदमे में टूट चुकी थी, और कोमल भी यहाँ नहीं जो अपनी दादी को संभाल लेती, क्योंकि कोमल अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती थी और दादा दादी भी कोमल पर जान छिड़कते थे। महावीर जी और कोमल के जाने के बाद सुखवती जी की बेटे और बहू ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी बहू कितनी ही बार उन्हें खाना नहीं देती थी और कभी कभी सुखवती जी पर हाथ भी उठा देती थी। आज भी यही हुआ था।
सुखवती जी अपनी बहू मधु से हाथ जोड़कर बोली, बहू बस मुझे एक रोटी दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मधु चिल्लाकर बोली, हट बुढ़िया, मैं तेरी नौकर हूं क्या जो तेरे लिए रोटी बनाती रहूं? नहीं है तेरे लिए कोई रोटी वोटी, चुपचाप अपने कमरे में चली जा बुढ़िया, नहीं तो आकर तुझे बहुत मारूंगी। दिमाग खा रखा है इस बुढ़िया ने मेरा, हमेशा चिल्लाती रहती है, रोटी दे दे, रोटी दे दे। सुखवती जी बहुत मरी हुई आवाज में बोली, बहू बस एक रोटी दे। यह सुनते ही मधु को इतनी तेज गुस्सा आया कि कमरे से उठकर अपने सास के कमरे में आई और अपनी सास के 2 थप्पड़ लगा दिए और चिल्लाकर बोली, अगर अब की बार मुझसे रोटी मांगी तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। बुढ़िया किसी को भी चैन से नहीं रहने देती, पहले अपने पति को चैन से नहीं जीने दिया तो वो भी तुझे छोड़कर यहाँ से भाग गया, और अब तू मुझे चैन से नहीं जीने दे रही, लेकिन मुझे अपनी पति की तरह मत समझना कि मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगी। बुढ़िया मैं तो उल्टा तुझे ही यहाँ से भगा दूंगी, पर खुद नहीं भागूंगी। मधु अपने सास को बुरा भला कहकर कमरे में चली गई और सुखवती जी अपने गाल को पकड़ते हुए जोर जोर से रोती जा रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तो भूख, दर्द, ऊपर से बहू की मार, उनकी हड्डियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। आज सुखवती जी अपने ही घर में अपनी बहू के हाथों से मार खा रही थी। ये दर्द उनका दिल और दिमाग झेल नहीं पा रहा था। सुखवती जी अपने कमरे के एक कोने में एक दीवार से लगी हुई बैठी थीं। बहू ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि उनके शरीर को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अपनी बेबसी, लाचारी और नासमझी पर आज उन्हें बहुत रोना भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। आज उन्हें अपने पति महावीर जी की बहुत याद आ रही थी। उन्हें अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था, जिस पर पति को उन्होंने कभी समझा नहीं। उनके जाने के बाद उनके बेटे और बहू ने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी। महावीर जी थे तो घर में उनकी इज्जत थी, महावीर जी नहीं थे तो घर में अब उनकी कोई इज्जत नहीं थी। इस घर में जिंदा लाश की तरह बन चुकी थी। कोमल को कनाडा गए 1 साल हो चुका था और आज 1 साल बाद वह कनाडा से अपने घर लौट रही थी। कनाडा जाकर अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई। पिंटू और मधु ने आज तक उसे उसके दादा दादी के बारे में नहीं बताया था। कोमल फ्री होकर घर फोन करती और अपने दादा दादी के बारे में पूछती तो दोनों माता पिता कोई ना कोई बहाना बना देते थे। इतने दिन बाद घर वापस आने की कोमल को बहुत ज्यादा खुशी थी। उसने घर भी यह खुश खबरी दे दी थी। आज सुबह से ही सुखवती बहुत ज्यादा खुश थी। अपनी बेटी के घर आने की वजह से वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सुबह से ही मधु किचन में घुसी हुई और तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। पकवान बनाने में उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने अपनी सास को कल से खाना नहीं दिया, और अगर कोमल को पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। वह तो बस खुशी खुशी सब कुछ किए जा रही थी। कोमल कनाडा से निकलकर घर पहुंच गई। उसने धीरे धीरे से घर का दरवाजा खोला और बड़ी उत्साहित होकर घर के अंदर आ गई। अपने मम्मी पापा से मिलने के बजाय पहले अपने दादा दादी से मिलने को अधिक उत्साहित थी। आज तो वह 1 साल बाद वापस आए हैं। दादा दादी तो खुशी से झूम उठेंगे। सोचते हुए कोमल दादा दादी के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसकी मम्मी बाहर आई तो कोमल को देखकर बहुत खुश हुई। कोमल ने मम्मी को नमस्ते किया। उसे दादा दादी के कमरे की तरफ जाते हुए देखकर मधु घबरा गई और जल्दी से बोली,
बेटा अपने कमरे में चल, उधर क्यों जा रही है। उसकी मम्मी उससे बोलती ही रही, किंतु कोमल दादा दादी के कमरे की ओर बढ़ती गई। उसकी मम्मी उसे रोकती रह गई, परंतु वह नहीं रुकी और दादा दादी के कमरे में घुस गई। जैसे ही कोमल कमरे में घुसी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके दादा दादी के कमरे में अंधेरा था और बदबू आ रही थी। कोमल आगे बढ़ी और कमरे की लाइट ऑन करने लगी, मगर उस कमरे की लाइट ऑन नहीं हुई। फिर उसने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और कमरे के अंदर का नजारा देखकर कोमल हैरान हो गई कि सारे कमरे में गंदगी ही गंदगी थी। कई महीनों से कमरे की सफाई नहीं हुई थी। सारे मैले कुचैले कपड़े इधर उधर पड़े थे। कोमल ने मोबाइल फ्लैश लाइट कमरे में इधर मारी उधर मारी तो एक कोने में पड़ी हुई उसे अपनी दादी नजर आई। कोमल दादी के पास पहुंची और दादी को हाथ लगाया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। दादी डरी सहमी नीचे गर्दन करके चिल्लाई जा रही थी तो कोमल हैरानी से रह गई। दादी के पैरों को हाथ लगाते हुए कोमल बोली, दादी मैं कोमल, आपकी कोमल। दादी देखो मैं आ गई हूँ। दादी ने गर्दन उठाकर उसका चेहरा देखा। उसे देखते ही प्यार करने लगी। मेरी कोमल है, मेरी बच्ची तू, इतने दिनों से क्यों नहीं आई। और कहते कहते फूट फूट कर रोने लगी। कोमल ने सबसे पहले दादी को उठाया और अपने कमरे में ले गई। उसकी मम्मी ये सब देखकर तिलमिला उठी। कोमल ने दादी को अपने कमरे में अपने बेड पर लिटा दिया और उनके पास बैठ गई। दादी कोमल से बोली, बेटी बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दे। दादी की बात सुनकर कोमल रोने लगी और दौड़ी दौड़ी रसोई में गई। उसकी आने की खुशी में उसकी माँ ने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए थे। वही थोड़ा थोड़ा सा ला थाली में लगाकर अपनी दादी को ले जाने लगी तो उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करने लगी। कोमल ने अपनी माँ के हाथों को झटककर जल्दी जल्दी थाली लेकर चली गई और जाते ही दादी को सहारे से उठाकर खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। दादी को खाना खिलाते खिलाते कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे और सोचने लगी, ये वही दादी है जो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर सबको खिलाती थी और आज वही दादी खाने को तड़पती हुई अंदर अंधेरे कमरे में पड़ी हुई थी। कोमल दादी को खाना खिलाती रही और रोती रही। उसकी दादी पागलों की तरह खाना खाती खाती रही। जब उनका पेट भर गया तो कोमल ने थाली रखी और उनका मुंह अपने हाथों से साफ किया और उनकी गोद में लेट गई। दादी अब आप ठीक है ना? कोमल ने अपनी दादी से पूछा तो दादी ने कहा, हाँ बेटा अब मैं ठीक हूँ। मेरी बच्ची अब तू आ गई है ना तो मैं ठीक ही हूँ, पर मुझे एक बात तो बता, तू जल्दी क्यों नहीं आई? इतने दिनों में क्यों आई? क्या तुझे हमारी याद नहीं आई? दादी आती थी ना, आप और दादाजी बहुत याद आते थे, लेकिन दादी क्या करूं, मैं आ नहीं सकी। काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन अब आ गई हूं ना, यहाँ आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन दादी यह तो बताओ, दादाजी कहाँ हैं? किसी काम से गए हैं क्या? इधर उधर जब से आई हूं वो दिखाई नहीं दिए। कोमल ने दादी से कहा। यह सुनते ही दादी जोर जोर से रोने लगी। कोमल ने दादी को चुप कराया और कहा, दादी आप क्यों रो रही हैं? दादाजी कहाँ हैं? सब ठीक तो है ना? दादा चुप होती कोमल उन्हें सीने से लगाकर चुप कराती रही। थोड़ी देर में दादी चुप हो गईं और बोली, बेटी क्या बताऊं, मेरे दादा को घर छोड़ते 8 महीने गुजर चुके हैं, आज तक वापस लौटकर नहीं आए। मेरी आंखें
उनकी राह देखते देखते थक गईं। बेटी, तेरे दादा के जाने के बाद मेरा जीवन नरक बन चुका है। मैं तेरे दादा से लड़ती झगड़ती थी। जब तक वो मेरे साथ थे तो उनकी कदर नहीं हुई। आज वे साथ नहीं हैं तो उनकी कमी, उनका प्यार, उनके कदर का एहसास हुआ। वह एक पत्र, मोबाइल और अपना एटीएम कार्ड मेरे लिए छोड़कर गए। मेरी बच्ची, मैं क्या बताऊं उनके बिना कैसे जीवन व्यतीत कर रही हूं, क्योंकि उनके जाने के बाद कई दिन तक मुझे खाना नहीं मिलता। दादी रोते हुए सब कुछ कोमल को बताई जा रही थी। ये सब सुनकर कोमल चौंक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोमल बोली, दादी जी, वह पत्र मुझे भी दिखाना। और आपको कौन मारता है? दादी बोली, नहीं, मुझे कोई नहीं मारता। कोमल ने दादी का हाथ अपने सर पर रखा और बोली, आपको मेरी कसम दादी, मुझे बताओ, आपको कौन मारता है? दादी उसके सर से अपना हाथ हटाकर बोली, बेटी, मेरी ही गलती होती है जो तेरी माँ का हाथ उठ जाता है। यह सुनते ही कोमल की आंखों में अंगारे की तरह लाल हो गईं और माथे पर बल पड़ गए। भव्य खड़ी हुई तो दादी उसके हाथ पकड़ लिया और अपने पास बिठा लिया और उसका हाथ अपने सिर पर रखकर बोली, तुझे मेरी कसम है मेरी बच्ची, जो तूने किसी से कुछ भी कहा। ठीक है दादी, आप कह रही हैं तो छोड़ देती हूँ। तभी उसकी मम्मी उसे खाने के लिए आवाज लगाने लगी तो कोमल ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। किंतु दादी के कहने पर दादी को आराम से लिटाकर खाना खाने के लिए चली गई। उसकी माँ उसे बातें करना चाहती थी। कोमल ने चुपचाप खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। वह दादी को सोता देखकर कमरे का दरवाजा बंद कर अपने दादाजी को ढूंढने घर से बाहर निकल गई। कोमल पूरे दिन अपने दादाजी को ढूंढती रही, पर उसके दादाजी उसे नहीं मिले। थक हार कर कोमल घर लौट आई। दादी अभी भी सो रही थी। दादी के पास बैठकर उनके जागने का इंतजार करने लगी। तभी कोमल के पापा कमरे में आए और उससे बातें करने लगे और अपने साथ चलने को कहने लगे, परंतु कोमल ने जाने से इनकार कर दिया। शोर सुनकर दादी जाग गई तो कोमल ने दादी से पत्र दिखाने को कहा। दादी उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर गई और अपने बक्से से पत्र निकालकर कोमल को दे दिया। उसे पढ़कर कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। कोमल अपनी दादी से बोली, दादी आप चिंता ना करें, दादाजी को मैं जल्द ही ढूंढ निकालूंगी। रात हो चुकी थी। कोमल ने रात में ही अपना और दादी का सामान तय कर लिया और सुबह सवेरे घर से दादी को लेकर जाने लगी तो उसके मम्मी पापा उस पर बरस पड़े। कोमल को बहुत गुस्सा आया और बोली, जो आप लोगों ने अपने माँ बाप के साथ किया है ना, वही मैं भी अपने माँ बाप के साथ करती हूँ। मेरा भी हाथ उठ सकता है, इसलिए मैं जो कर रही हूँ उसमें बाधा डालने की कोशिश ना करें। ये सुनते ही दोनों पीछे हट गए। कोमल अपनी दादी को लेकर घर से निकलकर एक किराए के मकान में ले आई, जो उसने अपनी फ्रेंड की मदद से। जब वो अपने दादाजी को ढूंढने आई थी तभी मकान किराए पर ले लिया था। कोमल दादी जी के कमरे में आराम से लिटा दिया और नाश्ता ऑर्डर कर दिया। दादी और पोती मिलकर खाना खाया। फिर कोमल नहा धोकर दादी जी को सुलाकर अपने दादाजी के उसी ऑफिस पहुंच गई जहां प्रतिवर्ष उसके दादाजी अपने हस्ताक्षर करने आते थे। वहां जाकर उसे जानकारी हुई कि उनके हस्ताक्षर को पूरा वर्ष हो चुका है और आजकल में ही उनके हस्ताक्षर होने हैं। कोमल वहां के एक अधिकारी को अपना फोन नंबर देकर बोली कि सर, जैसे ही महावीर जी यहाँ हस्ताक्षर करने के लिए आए, आप मुझे फोन कर देना प्लीज।
कोमल ने उस अधिकारी की सारी बात समझा दी और बता दिया, नहीं, मैं महावीर जी की पोती हूँ। अधिकारी ने कोमल को वादा किया कि मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, आप निश्चिंत होकर घर जाएं। 2 दिन बाद महावीर जी के ऑफिस से फोन आया तो कोमल ऑफिस पहुंच गई। जिसे अधिकारी का कोमल के पास फोन आया था, उसने महावीर जी को बातों में लगाकर रोक रखा था। कोमल अपने दादाजी को देखते ही प्रणाम करती है। महावीर जी कोमल को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कोमल ने अपने दादा दादी उससे पूछा कि दादाजी, आप इतने दिनों से कहाँ थे? महावीर जी ने बताया कि मैं घर से निकलकर प्रथा आश्रम में रहने लगा था। यह सुनकर कोमल की आंखों में आंसू आने लगे। कोमल ने दादी जी को अपने साथ चलने के लिए कहा। दादाजी मना करने लगे, लेकिन कोमल अपने दादाजी को जबरदस्ती करके घर आने को मना ही लेती है और उन्हें अपने साथ अपने कमरे में ले आई। सुखवती जी महावीर जी को देखकर रोने लगी और उनके पैरों में गिर पड़ी और उनसे अपने किए की माफी मांगने लगी। महावीर जी ने सुखवती जी को पैरों से उठाया और अपने सीने से लगा लिया। अपने दादा दादी को गले मिलते देख कोमल बहुत खुश हुई और खुद भी दोनों से चिपक गई। कोमल ने अपनी दादी पर बीती सारी बात अपने दादाजी को बताई और अपने माता पिता को सबक सिखाने के लिए बोला। कोमल ने फ्रेंड की मदद से एक वकील को बुलाकर कोर्ट से एक नोटिस जारी कराया। नोटिस में लिखा है कि यह घर महावीर जी का है और 10 दिन में खाली करना पड़ेगा और नहीं किया तो प्रतिदिन 5 का जुर्माना लगेगा। नोटिस देखकर कोमल के माता पिता के होश उड़ गए। वह कोमल की फ्रेंड से उसके घर का पता लगाते हैं और वहां पहुंच माता पिता के पैरों में गिर जाते हैं। महावीर जी उनको देखकर बहुत बुरी तरह भड़क जाते हैं और 2 थप्पड़ पिंटू को लगा देते हैं और कहते हैं, जो व्यवहार तुमने मेरे जाने के बाद अपनी माँ से किया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से और 2 दिन में घर खाली कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर पिंटू और मधु डर जाते हैं और चुपचाप वहां से चले गए और उन्होंने घर खाली करा दिया और छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। अगले दिन कोमल अपने दादा दादी को अपने घर ले आई और खुशी खुशी रहने लगे। कोमल के माता पिता अब अपना अकेले वीरान घर में अपने नीच कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल कहानियों के दौर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।